हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका आज का ओ लेवल का पेपर फॉर मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आई होप सो आप सभी का आज का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। आज आपका आखिरी एग्ज़ाम था ओ लेवल के लिए, तो आई होप सो आप सभी ने अच्छी तरीके से इस मॉड्यूल को अटेम्प्ट किया होगा ताकि आप सभी इसे क्लियर कर लो। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे और कौन कौन से आंसर्स आपको टिक करके आने थे। ठीक है, तो अपने आंसर्स को मैच कर लेना यहाँ से, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार चेक कर लूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 आपका MCQ था। MCQ में आपका 1.1 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज AMQP स्टैंड्स फॉर। मैंने कल ही आपको इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म बताई थी, तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर आपने मेरी क्लासेस देखी थी कल वाली तो डेफिनेटली आपने इसका आंसर ठीक लगाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.2, व्हाट डज द IDE स्टैंड्स फॉर। मैंने कल की क्लास में कितनी बार इसकी फुल फॉर्म बोली थी आपको, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट कर सकते हो और अपना प्रोग्राम बना सकते हो, उसे बोलते हैं IDE। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द TCP/IP मॉडल। मैंने आपको ये बताया भी था कि TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल की लेयर्स कौन कौन सी होती है, और TCP जो IP मॉडल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये मैंने बताया भी था। ठीक है, और UDP कैसा होता है, कनेक्शन लेस। इसके साथ साथ ये क्या करता है, आपके फ्लो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करता है और फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करता है, लेकिन ये अनरिलायबल नहीं होता है। मैंने बताया था कि UDP में क्या होता है, वहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं होती है, मतलब कि आपके पैकेट्स पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन TCP/IP में क्या होता है, रिलायबिलिटी होती है, आपके पैकेट्स डेफिनेटली आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें दिक्कत आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.4, Which of the following things can have an effect on the development of an individual's personality। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे इनमें से कौन सा ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं उसकी डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, बिल्कुल ठीक बात है। आपकी पर्सनैलिटी पर आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है ये इफेक्ट डाल सकती है। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस। देखो, किसी की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है उसकी हेल्थ और उसका फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, इसके बाद स्किन कलर एंड जेंडर। देखो, स्किन कलर और जेंडर भी पर्सनालिटी में इंक्लूड होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फेयर हो तो आपकी पर्सनालिटी डायनामिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आपका स्किन कलर डार्क टोन का भी है, लेकिन अगर आपको बात करने का तरीका है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी जो मेंटल सोच है वो अच्छी है, तो आपकी डेफिनेटली पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो स्किन कलर और जेंडर पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बायसनेस होगी। ये नहीं है कि भाई अगर आप गोरे हो तभी आप सुंदर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, पर्सनैलिटी के अंदर आपका स्किन कलर और जेंडर भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 1.5, इफ़ यू डिड नॉट नो द रेसिपिएंट नेम हाउ वुड यू क्लोज द लेटर। अगर आप लेटर लिख रहे हो और आपको उसके रेसिपिएंट का नाम नहीं पता, किसको रिसीव होगा वो लेटर, उस पर्सन का नाम नहीं पता, तो उस केस में लेटर को बंद कैसे करना है, विद लव के साथ? नहीं, ये तो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर सिंसियरली, सी पार्ट इज योर फेथफुली एंड डी इज अफेक्शनेटली योर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, योर्स फेथफुली। अगर आपको रेसिपिएंट का नाम नहीं पता तो जो करेक्ट सैल्यूटेशन आप यूज़ करोगे वो क्या होगी आपकी, योर्स फेथफुली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी गलती कर दी होगी। ठीक है, योर सिंसियरली में और योर फेथफुली में कन्फ्यूजन होने के चांसेस थे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.6, The huge number of devices connected to IoT to communicate automatically it is called। आप जानते हो IoT के लिए आपको डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर पाए ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट नेटवर्क। तो यहाँ पे उसे क्या बोलेंगे, बॉट टू बॉट, मशीन टू मशीन, स्काईनेट या फिर इंटर क्लाउड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मशीन टू मशीन, मतलब सारे मशीन सारे थिंग्स आपस में विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
1.7 देखो, IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड। IoT की सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे? प्रोटोकॉल की एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर या फिर डेटा स्टोरेज। ऑब्वियसली सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, जो हार्डवेयर यूज़ करेंगे उसके साथ सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.8, IoT डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड। IoT की डेटा स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर या फिर डेटा स्टोरेज। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा की स्केलेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डेटा स्टोरेज इज राइट आंसर। तो ये भी आसान था आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.9, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेज इन द IoT। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है आपके IoT डिवाइसेस को आपस में लिंक करने के लिए? तो ऑब्वियसली TCP/IP आप जानते हो, ये आपका एक प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आप सभी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.10, डैश सपोर्ट्स लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। इनमें से कौन सा लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को सपोर्ट करता है? तो लो एनर्जी से ही क्लियर है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लूटूथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए MCQ के। तो यहाँ पे आप इजीली 8 to 9 मार्क्स ला सकते थे इजीली। बहुत आसान MCQ थे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। तो 2.1 क्वेश्चन देखते हैं। MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है क्या? तो ये आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.1 इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। सेकेंड इज 2.2, कल ही कराया ये क्वेश्चन। RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इज़ अ वायर्ड कम्युनिकेशन मेथड। नो, इट इज़ नॉट वायर्ड, इट इज़ वायरलेस। ठीक है, ये क्या है? वायरलेस तरीका है कम्युनिकेशन करने का। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 2.3, माइक्रो कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शन इन द स्मार्ट फ्रिज। तो यहाँ पे ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। आप जानते हो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर यूज़ होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू है। नेक्स्ट इज 2.4, आर्डिनो बोर्ड्स डज नॉट हैव मेमोरी। तो ये फॉल्स है, आर्डिनो बोर्ड्स के अंदर मेमोरी होती है। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 2.5, आर्डिनो यूजेस ATmega माइक्रो कंट्रोलर। तो ये क्वेश्चन कल ही किया था कि जो आपका आर्डिनो है वो ATmega माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करता है। तो ये आपका क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 2.6, आर्डिनो उनो हैज़ USB कनेक्टिविटी। तो यस, आर्डिनो उनो में USB की कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज आपका 2.7, एम्बेडेड C लैंग्वेज सपोर्ट लूप स्टेटमेंट। तो बिल्कुल जो एम्बेडेड C लैंग्वेज है जो यूज़ होती है आर्डिनो कोड को लिखने के लिए, वो लूप स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है। फॉर लूप, डू वाइल लूप यहाँ पे सपोर्टेड है। तो यहाँ पे ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। 1 मिनट देना। नेक्स्ट इज आर्डिनो कोड कैन बी रिटन इन जावा। देखो आपके सिलेबस में जो आर्डिनो कोड है वो C लैंग्वेज में, लेकिन आप आर्डिनो कोड को जावा के साथ भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या है? ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे कैन भी लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट इज सेंसर्स आर द आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। भाई सेंसर्स आउटपुट डिवाइस नहीं होते, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। मैंने बताया था कि सेंसर्स क्या करते हैं? सेंसर्स वो डिवाइस है जो आपके रियल एनवायरनमेंट में से इनपुट कलेक्ट करते हैं। तो जो इनपुट कलेक्शन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। तो ये यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड लास्ट 2.10 इज ऑल IoT डिवाइसेस आर वेरी सिक्योर। तो ये फॉल्स है, सभी के सभी IoT डिवाइस सिक्योर नहीं होते हैं, तभी तो सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करते हैं IoT में हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पे आप आराम से 7 to 9 मार्क्स ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे बात करेंगे मैच द फॉलोइंग की। तो मैचिंग जो आज आपकी आई थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए बन गई क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी रिलेटेड थे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान देते तो ऑप्शंस को आप डेफिनेटली एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते। ऑप्शंस ना इतने ज़्यादा एकदम मिल रहे हैं ना आपस में कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा मुश्किल था लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो बताती हूँ कैसे करना था इसको। यहाँ पे
3.1 देखो, ईथरनेट क्या होता है, मैंने बताया है ईथरनेट क्या होता है, आपका लैन का एक क्या है टेक्नोलॉजी है। तो ईथरनेट आपका वायर्ड कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई इज करेक्ट, ठीक है। अब देखना इस तरीके से ही आपको सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना करेक्ट आंसर निकालना था। नेक्स्ट इज वाईफाई। तो वाईफाई क्या करता है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। ये आपको वायरलेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपके डिवाइसेस नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे इज करेक्ट। नेक्स्ट 3.3 MQ135। तो इन्हें हम बाद में करेंगे, पहले हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमें पता है कि हम इनका आंसर डायरेक्टली मैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 3.5 और 3.6। देखो, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपने 10 days 10 टॉपिक सीरीज़ की क्लास देखी थी तो वहाँ मैंने डिफरेंस करवाया था बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो वहीं से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। देखो, अगर आपने देखा है माइक्रो प्रोसेसर जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होता है एज द मेन कंपोनेंट ऑफ CPU, आप जानते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेमोरी को बाहर से एक्सटर्नल लगाते हैं ना, एक्सटर्नली मेमोरी लगाते हैं, जैसे कि आपका रैम, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था 3.6 का, वो बनता है क्या, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज यहाँ पे आप एक्सटर्नल मेमोरी को लगाते हो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी करता है, मेमोरी वगैरह अलग से अटैच करते हैं एक्सटर्नली। लेकिन अगर बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके मेमोरी है वो इसी के ऊपर अटैच होती है, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.5 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, और 3.6 का बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इज आर्डिनो। आर्डिनो क्या करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए मैच हुआ है वो है क्या, सी लैंग्वेज कोड। आर्डिनो के प्रोग्राम्स आप सी लैंग्वेज कोड में लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बी है, साइज लिख देते हैं एक बार, बी। नेक्स्ट इज डिटरमाइन पर्सनैलिटी। इनमें से क्या आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर जी। और कोई देखो आपका आंसर यहाँ बन सकता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे MBTI थ्योरी, अगर आपको इसका आइडिया नहीं भी है तब भी ऑप्शंस में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आपके पर्सनैलिटी के लिए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे MBTI थ्योरी का मतलब क्या होता है, एक बार ये समझ लो, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटेड थ्योरी। ये बेसिकली पर्सनैलिटी को बताती है किसी भी पर्सन की, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है अपने पीयर्स से, अपने कलीग से। तो उसकी पर्सनैलिटी उस अकॉर्डिंग ही मेजर करके बताता है, ठीक है, कि भाई आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से हो सकती है। तो MBTI थ्योरी इज यूज्ड फॉर पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आप जानते हो कहाँ होती है, आपकी OSI मॉडल के अंदर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर। देखो, एप्लीकेशन लेयर भी आपकी OSI मॉडल में ही होती है और ये भी यहीं पे होती है। तो दोनों के आंसर के हो सकता है, ठीक है, दोनों का आंसर के हो सकता है। इसीलिए कुछ ऑप्शंस ऐसे थे जो कंफ्यूज कर रहे थे मैच द फॉलोइंग में, एंड आई होप सो आपको भी वही लगा हो जो मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो आपको इस क्वेरी को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरैक्ट्स विद द यूज़र। आप जानते हो एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो यही एक्चुअली आपके यूज़र से इंटरैक्ट करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे F भी हो सकता है। तो इसलिए के लिए तो ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, F इसका आंसर बन जाएगा। बिकॉज एक ही ऑप्शन तो लगाओगे ना एक के लिए, इसीलिए तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई किस तरीके से आंसर्स और भी यहाँ पे दिए होते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ऊपर। MQ135 क्या है, तो MQ135 एक टाइप ऑफ क्या है, गैस सेंसर है। क्या है ये, गैस सेंसर है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर मैच करना है वो है आपका ऑप्शन नंबर H, ठीक है। ऑप्शन नंबर H इज द करेक्ट आंसर। और 3.4 क्या है आपका, LCD डिस्प्ले। तो LCD डिस्प्ले आपका एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि आपको फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करवा के देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बनेगा, जो बन सकता है वो क्या है, एक्चुएटर। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसके लिए मैच हो जाए। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स बनने चाहिए। अगर आपने कोई और आंसर लगाया था तो डेफिनेटली आप उसको बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे एक टर्म और है,
हाइग्रोमीटर, देखो हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है इसको निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर इसलिए होता है। और क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड लूप सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है जो खुद से क्या करता है, फीडबैक के बेसिस पर अपने आप ही आउटपुट निकालता रहता है बेस्ड अपॉन द फीडबैक सिग्नल। और अगर कोई एरर आती है आउटपुट में तो उसे खुद से ही करेक्ट कर लेता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैच द फॉलोइंग भी कवर अप कर ली है। तो और आप यहाँ पे आसानी से 7 to 8 मार्क्स ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक से। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 क्या है? आर्डिनो डैश विद एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है आर्डिनो ऊनो। तो ऑप्शन नंबर एच इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.2 डैश इज अ सीरियल पोर्ट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्डिनो एंड कंप्यूटर। तो क्या ऐसा सीरियल पोर्ट होता है जो कम्युनिकेशन को अलाउ करता है बिटवीन द आर्डिनो एंड कंप्यूटर? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर एस, USART। मैंने पढ़ाया भी है इसको। USART की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इज LDR इज अ डैश सेंसर। LDR क्या होता है आपका? लाइट इंटेंसिटी सेंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आपका, इसे आप फोटो रजिस्टर भी कहते हो। नेक्स्ट इज 4.4 इज पर्सनल कंप्यूटर यूज। पर्सनल कंप्यूटर क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं एज द मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU, आप जानते हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डिजिटल पिन्स ऑफ द आर्डिनो कैन हैव ओनली। जो आर्डिनो पे डिजिटल पिन्स होती हैं उनके पास सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, ओनली 2 वैल्यू। कौन कौन सी? या तो हाई या तो लो। ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.6 फिजिकल लेयर इज अ डैश लेयर। जो आपकी फिजिकल लेयर है वो कैसी लेयर है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है वो बनता है आपका OSI लेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर एम इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आर्डिनो बोर्ड हैज अ डैश टू कंट्रोल अदर डिवाइस। तो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर होता है जिससे वो अदर डिवाइस को कंट्रोल कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Next is 4.8 ADC on the Arduino board is used to convert dash signal into digital signal। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म में ही इसका क्या है? आंसर छुपा हुआ है। तो ADC की फुल फॉर्म क्या होती है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा के उन्होंने दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्टर, तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें? आपके डिजिटल सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर देखो जी इज करेक्ट, ठीक है, जी इज करेक्ट। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। COAP सपोर्टेड बाय डैश प्रोटोकॉल। तो COAP अगर आपने प्रोटोकॉल्स वाली PDF देखी थी तो आपको उसमें भी इसका आंसर मिल जाता कल। तो यहाँ पे 4.9 का जो आंसर है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, UDP प्रोटोकॉल का ये इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आपका लास्ट क्वेश्चन है OSI मॉडल कॉमा द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द ओनली। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या होती है? कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई होप सो आपको सारे ऑब्जेक्टिव आंसर समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आप इजीली 7 to 9 मार्क्स ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अभी तक पार्ट ए में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जो बिल्कुल नया था, हमने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। सब कुछ आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही हुआ था। नेक्स्ट इज आपका पार्ट 2। अब देखते हैं पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं 5 में से। देखो 5th क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT। मैंने करवाया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्टेट द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। ये भी करवाया हुआ है। दोनों क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं। अगर आपने क्लासेस ली थी डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाते। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बैटरी लाइफ ऑफ डिवाइसेस सेंसर्स कनेक्टेड टुगेदर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आपने क्लास से लिए हैं और कुछ पॉइंट्स आप खुद से भी बना के इसके अंदर लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट इज बी पार्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर इन एन IoT इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज
7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने बताया था अभी भी, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि फीडबैक सिग्नल पे काम करते हैं और यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे कि आपके स्मार्ट डिवाइस, जैसे कि आपकी स्मार्ट आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, या फिर स्मार्ट आपके एसी हो गए। तो आपको यहाँ पे किसी भी एक चीज़ का एग्जांपल लेके समझाना था। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारे पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ ZigBee, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड विद द IoT डिवाइसेस। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ठीक है, आराम से आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट इज आपका 8th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ के आना होता है, आप जानते ही हो, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में आपसे प्रोग्राम पूछेंगे उस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले थे, आई नो सबने छोड़ा ही होगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इज 9th, What are the main challenges in the IoT scenario? ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, ठीक है। एंड बी पार्ट इज हाउ इम्पॉर्टेंट इज योर बॉडी लैंग्वेज वाइल अपियरिंग फॉर अ इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, बिकॉज इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मैटर करती है, बिकॉज इट शोज़ योर कॉन्फिडेंस एंड योर नॉलेज, ठीक है। तो इसका आंसर आप कर सकते थे, हमारे पेड नोट्स में इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से गिवन है, और मैंने कुछ स्क्रीनशॉट सेंड किए थे कल टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने उन्हें देखा था तो आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ आंसर्स, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे डेफिनेटली आंसर में लिख के आ सकते थे। तो ओवरऑल अगर पेपर देखें तो पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान पेपर आया था आपका, कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पे आपको होने वाली नहीं थी। तो अगर देखें इस पेपर में कितना आपका स्कोर बन सकता है, तो यहाँ पे ईजिली आप 65 to 75 आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर आपने थोड़ी पढ़ाई भी करी है तब भी आप इतना स्कोर ला सकते हो, कोई भी डिफ़िकल्टी आज पेपर में नहीं दिखी है, सब कुछ पढ़ाया हुआ था और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं और से ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, आई होप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ये वाला, ठीक है। तो अगर आपने पेपर आज दिया है और आपने मेरे नोट्स को, मेरी क्लासेस को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जो है, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना, कैसे आपका पेपर रहा, कितनी हेल्प आपको मिली, ठीक है, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले। और इसके बाद आपकी एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल की स्ट्रैटेजी। ओ लेवल के प्रैक्टिकल में हमें क्या तैयारी करनी है कि एक ही अटेम्प्ट में, मैं चाहती हूँ आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है, एक ही अटेम्प्ट में। हमें दोबारा वेट नहीं करना कि दोबारा प्रैक्टिकल होंगे तब निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक ही बारी में 25 इज़ द डेट, 25 को आपका प्रैक्टिकल होगा, 25 सितंबर। तो इस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम तैयारी करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा काम का है, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे। बिकॉज देखो टाइम ज़्यादा है नहीं, आज आपकी तारीख है 16 सितंबर है आज, और 25 सितंबर को आपका पेपर है। तो आपके पास लगा लो एक हफ्ता ही है मुश्किल से। तो इस कम टाइम में आपको अच्छा पढ़ना है और अच्छे से वाइवा दे के आना है और क्वेश्चंस करके आना है, ताकि आपका प्रैक्टिकल भी एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। और उसके बाद बचता है प्रोजेक्ट, तो उसके लिए तो हम है ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं उसके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ओ लेवल प्रैक्टिकल क्लास की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और कल से आपको बहुत सारी अच्छी क्लास मिलेगी प्रैक्टिकल की डेली बेसिस पे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मुझे सब कुछ करवाना है और आपको तैयार करना है प्रैक्टिकल के लिए भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।